संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार। मैं टीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर विश्व के लोगों की आवाज उठाई जाती है। जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। और इसी वॉइस ऑफ मानवता पर हम प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या भारत का संविधान जिंदा है। और इससे हर शाम हमारे साथ कुछ जिंदे लोग जुड़ते हैं। और मैं आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, मिलिंद जी, लगातार हमारे साथ मिलिंद जी जुड़ते रहे हैं और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और हम इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत आभार। और साथ ही जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और पिछले एपिसोड्स में हमने जितनी बातों को सीखा, जितनी बातों को जाना, जिनके ऊपर चर्चा की, उससे कुछ आगे बढ़ते हुए हम कुछ और कड़ियां जोड़ते हैं। और हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, वह हमारे देश का, भारत का एक सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और सर, अब हम उन्हीं बातों को कुछ आगे लेकर राष्ट्रपति के बारे में कुछ और आपसे जानना चाहेंगे। तो सर, हमने ये जाना था कि राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत में सर्वोच्च होता है, और जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति में निहित होती है। और कैसे उनका चुनाव, कौन कौन चुनाव में भाग लेता है, और कैसे हटाने की प्रोसेस जो है वो होती है। तो सर, आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में जो राष्ट्रपति का पद है उसे क्यों बनाया गया, मतलब उनके क्या मुख्य कार्य हैं, या कौन सी शक्तियों का वो पालन करते हैं, कौन कौन से मौकों पर उनके कार्य एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि एक तरीके से हम देखते हैं कि बहुत बार उनको ऐसा एक्टिव कुछ काम रहता नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी जो रहते हैं, तो हम आपसे जानेंगे कि क्या क्या कार्य राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इम्पोर्टेंस कार्य है, खास करके राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं, वो उसको कैटेगराइजेशन हम लोग कर सकते हैं कि एक होता है कार्यकारी कार्य, एग्जीक्यूटिव कार्य जिसको बोला जाता है ना। मतलब ये टर्मिनोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी, एग्जीक्यूटिव कार्य जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है ना, इनकी सलाह पर प्रशासन चलाना, जिसको हम लोग एग्जीक्यूशन बोलते हैं। एक होते हैं संसदीय कार्य, जिसको लोग विधायी कार्य बोलते हैं। विधायी कार्य में क्या होता है कि संसद के सत्र को बुलाना, उसको स्थगित करना, संसद को भंग करना, ये कार्य आता है। दूसरा कार्य होगा। इसके अलावा तीसरा कार्य भी है, जिसको हम लोग जुडिशियल वर्क बोल सकते हैं या न्यायिक कार्य बोल सकते हैं। जैसे कि आपने पूर्व में चर्चा, समाधान करना, दंड में कोई बदलाव करना, जैसे मृत्यु दंड वगैरह की हमारी बात आई थी। इसके अलावा और कार्य होता है जो आपने ये भी सुना होगा कि तीनों सेनाओं के जो उसके है वो सर्वोच्च पद है, जो सैन्य कार्य है, मतलब सर्वोच्च कमांडर कहलाते हैं तो ना। मतलब हर एक सेना का जो मतलब वायु सेना, जल सेना, स्थल सेना, उनके अपने कमांडर है, लेकिन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सशस्त्र बलों के कमांडर होते हैं, उनके कार्य देखना होता है। इसके अलावा जो विदेशी संबंध, राजनयिक कार्य, मतलब पॉलिटिकल, जो विदेशों से संबंधित कार्य है, जिस समझौते होना, ट्रिटीज होती है, संधियां होती है, उस पर हस्ताक्षर वगैरह करना, इस तरह के प्रोग्राम के इनको 4-5 तरह की जो इसमें डिवाइडेशंस करेंगे तो ज्यादा स्पेसिफिकली हमको समझ में आता है कि इस तरह के इनके कार्य है और शक्तियां है जी। मतलब अब मान के स्पेसिफिकली चलो हम। विधायी शक्तियों का मैं एक जो एग्जांपल देता हूँ कि संसद बुलाने के लिए, स्थगित करने के लिए जो शक्तियां है, मतलब उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अध्यादेश वगैरह जारी करते हैं, कानून बनते हैं, उस पर हस्ताक्षर करते हैं, स्वीकार करते हैं, ये सारी जो शक्तियां है। और जो कुछ समाधान वाली शक्ति है, जो आर्टिकल 72 में आती है कि समाधान में क्या क्या आ सकता है इनके पास। जैसे हम लोग जुडिशियल की बात करते हैं ना, तो अभी जैसे कोई किसी को आजन्म कारावास हो गया या फांसी की सजा हो गई, तो उसको एक तो पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में पैरडॉन बोलते हैं, या क्षमा बोल सकते हैं, या उसमें रिप्रीजो, पुनर्विचार कर सकते, सजा को अस्थायी रूप से भी कुछ कर सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं, दंड को कम कर सकते हैं।
जो अवधि है, जो उसका स्थिति है ना सजा की, जी मतलब 14 साल हो गया तो उसको कम कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं, मतलब ये काफी चीजें हैं जिससे हम डीपली जाते जाएंगे उतने ज्यादा इनके पावर को स्ट्रांग हम महसूस करेंगे, दिए जा सकते हैं जी। तो हमने एक तरीके से क्लासिफाइड मैनर में सारी जो शक्तियां हैं उनको देख लिया एक नजर। जी सर अब जी, तो इनके जो ये कार्य हैं या शक्तियां हैं, हम इनको थोड़ा और जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं उन पर थोड़ा और चर्चा करेंगे आगे भी। जी जैसे हमने क्षमादान की बात की आपने, तो जी प्रकार भी कुछ कुछ बताए हैं कि किस प्रकार से अवधि कम कर दी जाती है या मृत्युदंड को मतलब मृत्युदंड की सजा को दूसरे में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो क्या सर राष्ट्रपति की ये जो शक्ति है अ, उनको क्यों दी गई? क्योंकि हम देखते हैं कि न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया और उन्होंने किसी को सजा दी, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति देने का क्या औचित्य था या क्या उद्देश्य रहा होगा जिसकी वजह से राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि वो सजा को कम कर सकते हैं? क्योंकि न्यायपालिका तथ्यों के आधार पर सजा देती है या निर्णय देती है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर का क्या औचित्य है? देखिए, संविधान में ऑलरेडी अनुच्छेद जो 72 है उसमें ऑलरेडी पावर दिया हुआ है। अब ये जो राष्ट्रपति है देश का एक सर्वोच्च पद है, और वो जो मैंने आपने हमने जो कैटेगराइजेशन वाली जो बात की, जो क्षमा वाली स्थगन वाली, ये इसके कानूनी आधार के ऊपर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो अपने कुछ मनमाना कार्य करते हैं या अपनी मर्जी से करते हैं या बायस्ड होकर कोई निर्णय लेते, ऐसी बात नहीं है। वो परिस्थितियां और वो सारी चीजें देखी जाती है, और इसको अगर आप और डिटेल में समझेंगे तो आप इसमें एक आपके पास दो तरह के मामले का मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला करूंगा तो ये स्थितियां क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया कि ये एक मामला आया था, केहर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में आया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया था कि जो राष्ट्रपति के बाद दया याचिका 72 में जो पेंडिंग्स होती है, तो क्या उसमें भारत के संविधान में उसमें क्या ऐसा मामला हुआ है। तो ये खासकर मामला आपको याद हो कि इंदिरा गांधी की जो हत्या के संबंधित जो आरोपी था उसका नाम था केहर सिंह। उस समय ये मामला चला था, जो आपका सवाल है उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। निचली अदालत ने उसको सजा दे दी, हाईकोर्ट ने सजा दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दे दी, दोषी ठहराया। अब दोषी ठहराने के बाद में क्या है, उस राष्ट्रपति के बाद दया याचिका जाती, तो दया याचिका का क्या कर दिए, दया याचिका खारिज कर दी। अब दया याचिका खारिज करने के बाद फिर ये मामला फिर वो चुनौती देता है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या भाई मेरे को ये चीजें मिलना चाहिए। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट उसके राष्ट्रपति के जो अधिकार है इसके ऊपर व्याख्या करता है। व्याख्या ये होती है कि ये जो शक्ति है, खास करके राष्ट्रपति की जो शक्ति है, उसका दायरा क्या हो सकता है, जुडिशियल क्या हो सकता है। तो स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया का किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो चीजें है, निर्णय को असंवैधानिक घोषित तो नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है। मतलब कुल मिला के मामला ऐसा मान सकते हैं कि इस प्रकरण में न्यायिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है, न्यायिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। और संतुलन बनाए रखने के लिए जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इसमें जो बैलेंस पावर दिया है संविधान के अंदर का, तो उसको संतुलन बनाए रखने के लिए सारी चीजें है, कोई किसी का इंक्रोचमेंट ना करे, ये चीज का उसका डेफिनेशन किया गया है। और अगर राष्ट्रपति ने अगर किसी को खारिज कर दिया या दया दे दी, क्षमा याचना कर दी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये ऑलरेडी आर्टिकल है और सब सर्वोपरि, ऑलरेडी संविधान ही सब कुछ सर्वोपरि है। आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति ने एक बार निर्णय ले लिया और किसी को सजा को माफ कर दिया, तो उसके खिलाफ ये याचिका दायर नहीं की जा सकती है न्यायपालिका में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं, अगर याचिका चली भी गई है तो वो कानून के पक्ष को देखा जा सकता है कि कोई बायस तो नहीं है, जैसे मैंने कहा कि किसी द्वेष भावना में तो नहीं है, दुर्भावना के तहत तो नहीं है, कानून की जो न्याय मतलब प्रक्रिया है कानून की उसके अंतर्गत तो हुआ तो नहीं है, क्योंकि उनको भी सलाहकार होते हैं ना, वहां कोई अपने स्वाभाविक से निर्णय नहीं लेते। उनके जो कानून संवैधानिक एक्सपर्ट होते हैं राष्ट्रपति के बाद, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उस तरह का एक्सपर्टाइजेशन होता है, उसी आधार पर वो जजमेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया खासकर इंदिरा गांधी वाले केस में, तो इसमें उन्होंने खारिज कर दी। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको, खास करके डीसी वाधवा का एक केस आया था 1987 में आया था। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य का मामला था। ये मामला दया याचिका से थोड़ा अलग है। अब ये मामला क्या है, बार बार जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं ना, सेशंस में क्या होता है कि
ये डिस्कस और डिबेट करे बगैर हम लोग पूरे सेशन में चर्चा की ना, बगैर डिस्कस और डिबेट के कानून पास कर देते हैं, चर्चा भी नहीं होने देते। और इसमें क्या होता है, मिस यूज होता है खासकर अध्यादेशों का। अध्यादेश जारी कर देते हैं, अध्यादेश जारी करने जो आर्टिकल 213 में ऑलरेडी प्रोविजन है, अध्यादेश जारी कर देते हैं। और फिर वो मामला ये गया था कि खासकर बिहार का पृष्ठभूमि में मामला था कि वहां का जो राज्यपाल है बार बार उसको अध्यादेश को उसको बढ़ाते रहता था, 6 महीने की अवधि के लिए होता है, टेम्पररी होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि जो अनुच्छेद 213 है उसका बार बार ये उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग रोकने के लिए अदालत में गया मामला। और ये कहा था कि ये मूलभूत ढांचे में या इस तरह का परिवर्तन जो शक्ति का इंक्रोचमेंट होगा, ये असंतुलन बनाए रखना चाहिए, ये वाली बात है। तो कुल मिला के बैलेंसिंग ऑफ पावर है संविधान में, एक लाइन में अगर कहा जाए बैलेंसिंग ऑफ पावर है। कोई भी किसी के शक्तियों का इंक्रोचमेंट नहीं करेगा तो सुचारू रूप से शासन प्रशासन देश का सारी चीजें चलती रहेगी। जी जी सर, धन्यवाद। एक और मेहमान अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि आप भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले। तो सर, अभी हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति की क्षमादान से जो संबंधित शक्तियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। अनिल जी। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही। थोड़ा सा मैं मार्केट में था, गाड़ी में जाके बैठता हूँ। क्षमादान वाली जो क्षमादान हेलो, की शक्ति है, बहुत सारी बातें। राष्ट्रपति। हाँ हाँ, मैं थोड़ा गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी में। ये रोड पर आवाज गूंज रही है। जी अनिल जी, आप सुन तो पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे। तो अभी हमसे बहुत सारी बातें क्षमादान के हेलो, संबंध में हाँ जानी। जी, राष्ट्रपति के समाधान के संबंध में। हाँ जी, अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या जो राष्ट्रपति है वो अपनी क्षमादान शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते और किस आधार पर वो ऐसे फैसले लेते हैं कि किन व्यक्तियों को या किन कैदियों को उनको क्षमादान देनी है, और ये जो फैसले होते हैं क्या वो स्वयं लेते हैं या किसी के द्वारा उनको ऐसी सिफारिश दी जाती है? तो ये सारी चीजें राष्ट्रपति के बारे में सर आप। देखिए, राष्ट्रपति के पास में अपने सर्वाधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बहुत पावर दिया है। लेकिन राष्ट्रपति भी चुनकर जाता है। तो जो प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल और उसकी जो पार्टियां होती, कहीं ना कहीं बीच में इनका साठगांठ होता है। अगर राष्ट्रपति स्वतंत्र होता तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे चीजें जैसी होती है, जैसे मान के चलिए कि उनको जो फांसी दी गई थी वहां पे, प्रोफेसर, दिल्ली के एक प्रोफेसर थे। तो अगर राष्ट्रपति स्वतंत्र होते तो उनको शायद वो माफी दे सकते थे। जो एक प्रोफेसर थे ना दिल्ली वाले, कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा एकदम से, है ना। तो कुछ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं जो हुई, तो राष्ट्रपति बहुत सारी चीजें अपने मतलब जो चुनकर उनको जो भेजते हैं, उनके कहीं नहीं कहीं दबाव में रहता है। तो राष्ट्रपति का एक पोस्ट तो है इंडिया के अंदर में, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है। अगर वो विचारधारा वाले, जैसे कि KR नारायणन जी के बारे में मैं बोलूंगा, तो एक बढ़िया राष्ट्रपति थे कि जो कम से कम बहुत अच्छे फैसले लेते थे। लेकिन यहाँ पर मैं राष्ट्रपति का तो ये देख रहा हूँ कि चाहे हमारी मैडम मुर्मू हो या फिर उसके पहले कोविंद जी हो, तो मुर्मू जी के साथ खुद एट्रोसिटी हुई है। क्योंकि एक मंदिर के अंदर में वो गई तो वहां पे वो पंडे ने उसको अंदर नहीं आने दिया, बोले यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, राष्ट्रपति को ऐसे बोला है। तो आप इससे देख लीजिए कि राष्ट्रपति का पावर क्या है। तो जब तक, मुझे तो ऐसे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए भी एक विचारधारा की जरूरत है। तो बाबा साहब बैक टू बैक चले थे, मतलब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद में बाबा साहब ने धम्म भी दिया। और धम्म देने का, धम्म एक सामाजिक आंदोलन है जिसको कि हमने धर्म का आंदोलन बना दिया। और खास तौर से हमारे जो सोशल नेतृत्व करने वाले लोग थे, इन्होंने बुद्धिज्म के आंदोलन का बंटाधार करके रखा है इंडिया के अंदर में। मैं ये सीधी सीधी बात कहूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति के बैक साइड में तो तथागत की मूर्ति है, 5 मतलब वो जो ज्ञान देते हुए अशोक का शेर भी हमने वो नोटों में डाल दिया है, सारी चीजें कर दी है, लेकिन उसको समझने के लिए हमने टाइम नहीं निकाला। तो क्या होता, कहीं ना कहीं बैक टू बैक पावर की भी जरूरत होती है, वो पावर हमने निर्माण नहीं किया। तो राष्ट्रपति का पावर जनता के साथ भी जुड़ता है।
जनता कितनी जागृत है और क्या है, इस पे डिपेंड करता है। तो हमारे सोशल लोगों का क्या रहा कि अहंकार रहा, उन्होंने बुद्धिज्म को ढंग से नहीं पढ़ा, बाबा साहब को ढंग से नहीं पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से नहीं पढ़ा, और इसीलिए हमारे जो बुद्धिजीवी एडवोकेट वर्ग हो या कोई दूसरे कोई लेखक हो या बड़े हो, तो उनको एक बड़े लेवल पे फंडिंग होनी चाहिए थी, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला और पैसा कोई और ही दबा के ले जाता। तो मैं ये देखता हूँ, मेरा मतलब सब्जेक्ट से बाहर भी जा रहा हूँ मैं जहां तक समझता हूँ, तो राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लेकिन लागू करने का पावर किसके पास में है? लागू करने का पावर मैं समझता हूँ जनता के पास में, जो अवेयरनेस, क्योंकि जनता जिधर जाती, जैसे बाबा साहब के ऊपर अभी एक किसी ने, गृह मंत्री जी ने कुछ बोल दिया और जनता ने जैसी आवाज उठाई तो सबकी मतलब सबको ये होने लगी। तो ऐसे ही क्या है कि जो चीजें देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जो चीजें जा रही है, वहां पे राष्ट्रपति को ये इसलिए रखा गया है कि भाई आप कम से कम सर्वोच्च पोस्ट पे हो, तो आप कम से कम न्याय करो। मान के चलो चीफ जस्टिस भी गड़बड़ चला गया, पार्टी भी गड़बड़ गई, तो भी आप कम से कम समाधान कर सको, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किसी के एकदम से जान नहीं लेना चाहते हमारी संस्कृति के अंदर में, क्योंकि वो जिस कारण से कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति, उसका कारण ये नहीं होता कि वो अकेला जिम्मेदार, कहीं ना कहीं सोसाइटी जिम्मेदार होती है। सोसाइटी के अंदर से उसको जो जिस तरह से धर्म प्रचारक बनते हैं या आतंकवादी बनाते हैं उनको, या जिस प्रकार से उसके माध्यम से वो कुछ गलत काम करवाते हैं, तो वो भी जिम्मेदार रहती है, जिसको हम स्लीपर सेल बोलते हैं। इसको जब तक हम हटाएंगे नहीं, तो एक आदमी को फांसी लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को फांसी देना और ये करना ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है अवेयरनेस का, और कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस लाने का काम करता है सबसे बड़ा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मान के चलो मैं खुद ही ये बोलूं कि मैं यहाँ पर जुड़ नहीं पाता अपने काम की व्यस्तता के कारण। जो सीरीज जो चल रही कॉन्स्टिट्यूशन पे, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। कल भी मैं एक कार्यक्रम के अंदर में गया, तो मैंने वही बोला, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पर थी कि हम अपना संविधान कैसे बचाए। तो मैंने वहां पर यह बोला कि संविधान बचाने से पहले आप अपने आप को बचा लो, अपने आप को तैयार तो करो उस लेवल पे, संगठन मजबूत करो, विचारधारा मजबूत करो। आप तो अपने आप को संविधान बचाने में जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, आज के समय में हमारे जो राष्ट्रपति वगैरह बन रहे हैं, इनके पास पोस्ट है लेकिन पावर नहीं, पोस्ट है लेकिन पावर नहीं है। इसके कारण कोई उस पर चर्चा ज्यादा करने के बजाय, मैं क्षमा चाहूंगा ये सब बोलने के लिए, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत होने के लिए जो लीडरशिप है, इसको तैयार होने की जरूरत है। और इसको मैं सबसे पहला ये बोलना चाहूंगा आज के इसके सेशन में कि ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, जो समाज को ट्रेन कर रहे हैं ना, उनको भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। लेकिन वो क्या अपने आप को सर्वा मान के चले कि हमें सब जानकारी। मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ और मिलिंद जी से भी मैं बहुत सारी चीजें सीखता रहता हूँ, उनको बहुत नॉलेज है ना। कुछ चीज का हो नहीं हो, ला के बारे में बहुत अच्छा डीपली नॉलेज, और सोशल पे काफी अच्छा हमारा डिस्कशन होता है, और ये डिबेट मुझे काफी अच्छा लाभप्रद लगते हैं। ठीक है मैम। मेरे अपने मूल प्रश्न से मैं अगर आपके इस चर्चा से कंक्लूड करूं, तो ये कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं वो इसलिए है ताकि अगर कुछ त्रुटियां न्यायपालिका की तरफ से अगर हो गई हो तो उसको बचाया जा सके। और एक आपने कहा कि हम किसी को डायरेक्ट फांसी पर चढ़ाना नहीं चाहते, यानी कि मानवता की रक्षा के लिए भी अगर किसी को बचाया जा सकता है, उसने इतना गलत काम नहीं किया है, तो राष्ट्रपति उस संबंध में निर्णय ले सकते। और दूसरा, जो क्षमादान की शक्तियां हैं, जैसे आपने बताया कि जो जिनकी द्वारा वो चुनकर गए हैं, तो उनका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है, तो एक तरीके से बायस्डनेस वहां पर दिख सकती है। और आपने एक एग्जाम्पल भी दिया दिल्ली के कोई प्रोफेसर का, तो उनको अगर वो नहीं बचा पाए हैं या राष्ट्रपति अपना विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाए, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर दबाव रहता है। क्या सर यही बात आप कहना चाहते थे अनिल जी? आपने सही विश्लेषण किया, मैं यही कहना चाह रहा जी। सही विश्लेषण किया। अब हम एक और जो बात है आर.के. नारायण के ऊपर, हमने जब पिछली बार भी राष्ट्रपति के संबंध में डिस्कशन किया था, तो मिलिंद जी ने भी इन राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा छेड़ी थी। अनिल जी, आप भी इनके ऊपर बोल रहे हो, और भी मेहमान हमारे साथ जो जुड़े थे वो भी ये जो राष्ट्रपति आर.के. नारायण है, इनके संबंध में ही कहते हैं कि ये एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों का अच्छा इस्तेमाल किया है। तो जनता ने भी ये वाला जो नाम है बहुत बार सुन लिया है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर.के. नारायण जी का ऐसा कौन सा कार्य उन्होंने किया, या उनका कैसा व्यक्तित्व था जिसकी वजह से हम उनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं?
तो एक एक करके मैं दोनों मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक वाकया है कि कांसीराम साहब के आर नारायण जी से मिलने के लिए गए। तो के आर नारायण जी से मिलने के बाद में, क्योंकि कांसीराम साहब तो इतने बड़े पोस्ट पे थे ही नहीं, तो किसी पार्टी के अध्यक्ष थे, और के आर नारायण साहब तो राष्ट्रपति थे, तो वो बहुत डिग्निटी मेंटेन करते थे। तो जब वो कांसीराम साहब जाने लग गए तो के आर नारायण साहब उनको मतलब छोड़ने के लिए गेट तक आए। तो कांसीराम साहब ने बोला कि आप तो मत आइए, मैं अकेला निकल जाता हूँ। तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति के आर नारायण तो देश को मिल जाएगा, लेकिन कांसीराम दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कि वो एक सोशल वर्कर की या जो समाज के अंदर में काम करने वाले लोगों की इज्जत करते थे। इससे व्यक्ति का पता चलता है कि उनका डीपली मतलब अंडरस्टैंडिंग कितने लेवल का है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी उनकी। और दूसरी चीज, उन्होंने उनके जो कार्य है, मतलब बहुत बड़े विद्वान जो लोग हैं, जो मैं सामाजिक संगोष्ठियों में जाता हूँ, इधर जाता तो उनका उनके बारे में काफी प्रशंसा सुनता हूँ, जो मतलब बुद्धि इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो उसके कारण मैं प्रभावित हूँ। और है ना, तो बुद्धिजीवियों का अपना मत है कि उन्होंने नारायण जी की प्रशंसा करते हैं, मतलब तो वो इसके कारण मैंने उनका नाम लिया। धन्यवाद। अब हम नीलेंद्र जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि आर के नारायण जी के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें। हाँ, के आर नारायण जी है, उल्टा बोलते हैं। हाँ, आर के की जगह के आर नारायण जी है। देखिए, उनके पास सबसे बड़ी बात तो जो डिग्रियां होती है ना, अलग अलग विशेषज्ञता, जैसे बाबा साहब के पास डिग्रियां थी, तो के आर नारायण जी के पास भी काफी इंटेलेक्चुअल नॉलेज था, सभी तरह की डिग्रियां थी, बड़े पद पे थे, वो रहे हैं। और उसकी वजह से साथ में क्या है कि जिस मतलब बोलते हैं ना, संविधान दबले कुचले, और वो जो लोगों का मनोबल ऊपर उठाने वाली बात इसके अंदर है। तो वो जो ग्राउंड से नीचे से वो व्यक्ति जब ऊपर जाता है तो उसको सारी चीजों का एहसास होता है, रिलेवेंसी होती है। तो वो सारी चीजों का उन्हें भुगत था, अनटचेबिलिटी भुगत थी, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है शासन प्रशासन में नौकरी करने के दौरान, उनका भुगता हुआ था। तो पीड़ा भुगती हुई पीड़ा को उसको अनुभव किया जा सकता है, और वो अच्छे से समझ सकता है कि एक बड़े व्यक्ति के साथ जब ऐसी घटनाएं हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। तो ये वाली जो बातें हैं, ये जो एहसास करने वाली बात है, जिसको हम लोग सेंसिटाइजेशन बोल सकते हैं, उसकी गंभीरता बोल सकते हैं। लेकिन एक एयर कंडीशन में बैठा हुआ आदमी या अच्छे बड़े उसमें पला हुआ आदमी क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है। वो चीजें उन्होंने भुगती नहीं, वो दुख तकलीफ चीजें नहीं भोगा, तो क्या हो सकता है। अभी रही बात कानूनी दृष्टिकोण से, जो बातें अभी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को सजा देना है या उसकी जीव हत्या करना है या देना, एक टेक्निकल चीज है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी वाली जब बात लागू होती है ना, इसके पीछे कार्य कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, कौन से कारण जिम्मेदार है, कौन सा सिचुएशन जिम्मेदार है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां है जिसकी वजह से ऐसा करने को मजबूर किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कारण जो मानवाधिकार के मुद्दों में आते हैं, तो इसलिए मानवाधिकार का मुद्दा इसमें लेना पड़ेगा कि जब संविधान बन रहा था उसी दौरान यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1948 में मानवाधिकार की घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई है। तो वो जो जीव हत्या पर, मानव हत्या पर, फांसी पर, इस तरह की जो सजा का रोक है, दुनिया ऐसा मान के चलती है कि जिस परिवेश में, जिन परिस्थितियों में जीव की हत्या लेने के लिए जो आवेश और आक्रोश होता है, मन में जो वेदनाएं होती है, उद्घोषणा या क्रोध आता है इंसान को, वो कुछ समय का होता है, और वो हालात और परिस्थितियां उसको मजबूर कर देती है हथियार उठाने के लिए या मारने के लिए। एक तो ये स्थिति होती है, या कुछ ऐसी हालात बना कि उसको उकसाया जाता है, उनके मनस्थिति काम नहीं करती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई ड्रग पिया हो, तो ये भी एक प्रकार का ड्रग्स है। उसको इस तरह से माहौल बना दिया जाता है कि उकसाया जाता है। आप देखते होंगे कि विचारधारा ज्यादा पर जो आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, ऐसे लोग को इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि उसको भी मारने को उनको कोई एहसास नहीं होता। तो ये भी एक प्रकार का ड्रग्स है। वो बहुत खतरनाक नशा है। जो लोग बोलते हैं ना, कोई दारू पीता है, कोई हेरोइन, चरस, अफीम, गांजा का नशा करता है, तो शारीरिक नुकसान होता है, लेकिन ये विचारधारा का इस तरह का उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, एक भी एक बहुत बड़ा नष्ट है। अब आप एक और दूसरा एक उदाहरण मैं देकर समझाता हूँ। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं 26/11 का उदाहरण देना चाहता हूँ। 26/11 के पहले आप ये तो जो चीजें हुई, ये इम्प्लांट की गई है। उसके पहले आपने देखा ओसामा बिन लादेन। अब ओसामा बिन लादेन उस संगठन का वो व्यक्ति है। अब आप देखिए कि उस व्यक्ति ने लोगों को मरने के लिए तैयार किया। अब आप सोचो, वो आपने घटना सुनी ना, अमेरिका के वो टावर में जो प्लेन लेके जा रहा, और उस क्या जो लेके जा रहा उसको नहीं मालूम था मरने वाला है।
लेकिन उसका कमिटमेंट देखो, उसका वो देखो कि उसको मालूम था कि मैं इस प्लेन को लेके जा रहा हूं, मेरी मौत होने वाली है। तो इस लेवल तक ये जो घृणा का भाव और ये अभियान चलाते, तो ये देश के लिए, दुनिया के लिए खतरनाक चीज होती है। तो इसीलिए ये बातें आती है, रेफरेंस में एग्जांपल इसलिए देता हूं कि वो गतिविधियां उस तरह की है, तो बाकी क्या गतिविधियां उससे अलग है क्या? नहीं है। जो संगठन आरएसएस और उस गतिविधियां संविधान के साथ द्रोह कर रही है, जो चला रही है, जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, अराजकता का माहौल है, जो संविधान ने जो अधिकार दिए है उसके लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, ये हालात इनकी वजह से बने हैं। इसलिए ऐसे कारण होते, इसीलिए ऐसे कारणों के द्वारा अगर किसी को, न्यायपालिका ने अगर किसी को सजा दी है और ये कारण उसके सामने आते, राष्ट्रपति को समाधान कर सकता है। इस रेफरेंस में मैं ये बात रखना चाहता हूँ। जैसे के आर नारायण जी के बारे में भी हमने जाना, आपने कहा कि वो जमीन से जुड़े जो व्यक्ति रहते हैं वो सीख सीख कर ऊपर तक जाते हैं और फिर वो समझ पाते हैं कि जो बॉटम लेवल पर जो व्यक्ति है वो क्या चीजें अनुभव कर रहा होगा और कौन सी परेशानियों का सामना कर रहा होगा। तो इसी के आधार पर उनके निर्णय भी आधारित हो जाते हैं, तो ये उनको महान बनाते हैं। जी सर। जी अब हमने जैसे क्षमादान की बात की, तो हमें लगता है कि जो दूसरा मृत्यु दंड से रिलेटेड जो एक कह सकते हैं जो मुद्दा है उसकी चर्चा भी यहीं पर करना मुनासिब होगा, क्योंकि क्षमादान से जुड़ा हुआ ही है। तो एक एक करके सर मैं आप दोनों से राय भी लेना चाहूंगी इस पर कि आपको क्या लगता है कि मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए या नहीं, और एक ये कि मृत्यु दंड देने का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि एक तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे रहे हो तो या तो आप उससे बदला ले रहे हो और या फिर उसको हटाना चाहते हो समाज से, ताकि वो अगर समाज में नहीं रहेगा तो आगे ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। लेकिन इनके कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अनिल जी, पहले मैं आपसे इसी संदर्भ में जानूंगी कि जो ये मृत्युदंड होता है वो देने पर उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, और अल्टीमेटली जो हम बहुत सारे देश होते हैं जो मृत्युदंड को देना नहीं जारी रखे हैं अब, और बहुत सारे देश है जिसमें मृत्युदंड अब भी दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत का निर्णय क्या होना चाहिए? क्या मृत्युदंड दिया जाना चाहिए लोगों को, और दिया जाना चाहिए तो किन हालातों पर? ये सारी जो बिंदु है सर, इनको समेटते हुए आप अपनी बात अनिल जी। मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअल में बुद्धिस्ट स्टडी के अंदर में हूँ, मेरी स्टडी है, जी तो मैं ये समझता हूँ कि मृत्युदंड देना, क्योंकि जी हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एक चीज है, वो है कि भाई आप अपने सिक्योरिटी के लिए जी किसी की जान भी ले सकते, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए। आपको लगता है कि आपकी जान अब खत्म होने वाली है, आपको कोई रास्ता ही नहीं, या आपके परिवार पर कोई है, तो हमें एक ये होता है कि अपनी जान बचाने के लिए हम किसी की जान भी ले सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें है। लेकिन हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा, या मेरे पास कोई गन है और मुझे ऐसे एक, लगता है कि सामने वाला, एक, हाँ, मैं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। लेकिन ये तो जो मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले कि ये जो मृत्युदंड देने वाली बात है, न्यायपालिका जो देती है वो दिया जाना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसका बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ। तो वही चीज क्या होता है कि कानून के माध्यम से मृत्युदंड दिया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रावधान है। अब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जो मेन प्रश्न है, तो मेरे हिसाब से मृत्युदंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि समय काल परिस्थिति देश के अनुसार कोई आदमी काम करता है, उसका क्या सिचुएशन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि व्यक्ति खराब नहीं होता है, उसकी प्रोग्रामिंग ब्रेन की खराब होती है। वो उसको हो सकता है कि नशा का ये हो, उसने कोई गलत तरीके से ब्रेन को प्रोग्रामिंग किया और उसके कारण कि उसने कोई गलत घटना का अंजाम दिया, तो उसकी एक्चुअल चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बीमारी है, किसी व्यक्ति की बीमारी है। तो ऐसा अगर होता तो हम अपनी हिस्ट्री के अंदर में जाते हैं, तो अंगुलीमाल जो डाकू था, तो तथागत जैसे विद्वान व्यक्ति थे कि उन्होंने उसके ब्रेन का ऑपरेशन किया वैचारिक रूप से। जी तो हम आज के डेट में फिलॉसफी को डेवलप करके जो जिनके ब्रेन के अंदर में विक्षिप्तता है या गलत प्रोग्रामिंग है, उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकारों ने या सरकार के जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, इनके पास में क्या प्लानिंग है, मैं इस चैनल के माध्यम से उनको पहला पूछना चाहता हूँ। मेरा एक प्रश्न है, अगर आपने डेवलप नहीं किया तो आप खुद ही अज्ञानी हो, आप तो केवल पोस्ट पर हो,
चाहे न्यायाधीश हो, जो भी हो, तो आप पोस्टर पर हो, लेकिन आपको ह्यूमन ह्यूमन के मतलब जो किस प्रकार से ब्रेन काम करता है, किस प्रकार से उसका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, किस प्रकार हम बुराई को अच्छाई में बदल सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग की कमी है। क्योंकि आज के डेट में अगर हम इस लेवल तक नहीं पहुंचे तो कहीं नहीं कहीं हम अज्ञान के क्षेत्र में है। क्योंकि ये एक द्वेष आधारित है कि हम किसी की जान ले ले, कि भाई तुमने हत्या करके आए, तुमने ये किया तो हम भी तुम्हें ये करते, तुमने बलात्कार किया तो हमें तुम्हें फांसी देते, ऐसा करते। लेकिन किस परिस्थिति में आप देखिए कि सारी की सारी जो घटना घटी है, उसके पहला कारण तो ये होता है कि वो आदमी शराब पिया होता है। आप अगर एविडेंस को देखेंगे, शराब पिया होता है, या धार्मिकता के आधार पे उसको गुलाम बना दिया जाता है, या वो उस समय विक्षिप्त लेवल पे होता है, या कोई नहीं कोई जो मतलब किसी न किसी के दबाव में होता है, तो कोई नहीं कोई ऐसा कारण रहता है, या वो खुद ही विक्षिप्त होता है। तो कुछ ऐसे मेन कारण है कि जहां पर वो बहुत बड़ा अपराध करता है। लेकिन यहाँ पर अगर उसको उस चीज से अगर बाहर लिया जाए तो वो एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। बस उसके लिए यह है कि उसको प्रतिबंधित रखना बहुत जरूरी है। उसका नेटवर्क खत्म किया जाए, उसको वॉच किया जाए, उसको देखा जाए कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसी चल रही ब्रेन की, किस लेवल पे ये ठीक हुआ है ना। क्योंकि उसको ठीक करके उसको अच्छी चीज में उपयोग भी किया जा सकता है। क्योंकि हम जहर को, अगर सांप का भी जहर है तो हम उसको एंटीबॉडीज बनाने के लिए काम करते हैं। लोगों को जिंदा रखने के लिए भी तो उसकी उसी के औषधि बनाते हैं ना। तो जिन लोगों ने अपराध किया है तो क्या हम उनको जिंदा करके उसी अच्छे कामों के लिए लगाया जा सकता है, कि जहां पर कहीं मरने की संभावना हो, ऐसी जगह अभियान के अंदर उनको डाला जा सकता है। जैसे चांद के अंदर में कोई बोले कि मंगल ग्रह में किसी को भेजना है, तो इसी आदमी को भेज दो कि देखो भाई वहां पे जिंदा रहता है कि नहीं रहता है, इधर मारने के बजाय उधर मर जाए। तो प्रयोग के तौर पे भी लगा सकते हैं, उसकी किडनी लोगों को दे सकते हैं उसको। मतलब एकदम से मारने की जरूरत नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें किया जा सकता है उसको। मैं तो ये बोलूं कि मेरे संपर्क में आ जाए तो मैं उसको तो ज्ञानी आदमी बना दूं। मेरे संपर्क में आ जाए, अगर मेरे इसमें आ जाए, कम से कम 6 महीने की 1 साल की मैं ट्रेनिंग दे दूं और पढ़वा दूं, तो उसका प्रोग्राम ही चेंज हो जाए। लेकिन सरकार मेरे जैसे आदमी को कोई तवज्जो नहीं देंगी, मुझे समझेगी कि ये तो या तो पागल आदमी है या तो बकवास कर रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि इनको नॉलेज कहां से आ गया। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि प्रोग्रामिंग ब्रेन की बहुत जरूरी है, जो कि हमारे मीडिया, सरकारें, धार्मिक लोग और जिस तरीके से कंटेंट चल रहे हैं सोशल पे, ये सारी प्रोग्रामिंग इस तरीके की प्रोग्रामिंग होती है बहुत बार उसमें, कि जो नहीं होना चाहिए। बच्चों से लेके बड़ों से लेके जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है। मतलब मैं अभी कुछ सोशल मीडिया पे जब ये आरएसएस या दूसरे अन्य संगठन या दूसरे ऐसे पोस्टर देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों को तो यही करना चाहिए ऐसे, ऐसा मतलब अंदर से अगर उसको दिमाग नहीं लगाओ। लेकिन रहती सारी झूठी चीजें, होता उसमें कुछ नहीं, झूठा झूठा रहता सारा। तो वो क्या करते हैं कि वो एक पॉलिटिकल तरीके से, जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल जो बहुत नीचे लेवल पे चला गया, धार्मिक लेवल बहुत नीचे लेवल पे चला गया, और उसके कारण जो मतलब मैं सब्जेक्ट से दूसरी तरफ भी जा रहा हूं, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो फांसी वाली बात है या जो ये है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हो रही है तो आज की परिस्थिति मान के चलो कि ऐसी है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे मान के चलो कि कभी कभी वो पहले इलाज नहीं था ना, हमारे पास में रेबीज का इलाज नहीं था, अन्य दूसरे इसका नहीं था, तो लोग मर जाते थे। वैसे हमारे ब्रेन पावरिंग का हमारे पास में इलाज नहीं है, क्योंकि हमने बुद्धिज्म को ढंग से नहीं समझा, नानक साहब को नहीं समझा, कबीर साहब को नहीं समझा, रविदास साहब को नहीं समझा, हमें ब्रेन के पावर को नहीं समझा। अभी तो मैं विपश्यना वाले लोगों से भी बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं कि हमने बहुत विपश्यना का ज्ञान हासिल किया, लेकिन वो जब बात करते हैं तो माइंड, मन को भी और चित्त को एक ही लाइन में रखते हैं। वो बोलते हैं कि चित्त एक ही चीज है और मन एक ही चीज है। तो हमारा इन्वेंशन का लेवल बहुत नीचे, बहुत ऊपरी लेवल पे है। अभी कुछ लोग हैं जैसे सत्यनारायण गोयनका जी या अन्य, अभी इसमें लेने वाला सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेन जो है कि हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड, अपना चित्त है, उसकी प्रोग्रामिंग करना हमें सीखना होगा। वहीं से पूरा प्रोग्रामिंग डाला जाता है। अगर उसके प्रोग्रामिंग को हमने डीप्रोग्रामिंग मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, गलत प्रोग्रामिंग को, तो ये घटनाएं घटती रहेगी। केवल किसी को फांसी देके कोई घटना रुकने वाली नहीं है, बल्कि ये बढ़ेगी, क्योंकि उसके सपोर्टर जो लोग हैं वो और क्रुद्ध होंगे, वो और करेंगे वो घटना। तो बुराई से बुराई बढ़ती है। हमें इस प्रकार से मनोचिकित्सक ढंग से, ध्यान के सेंटर या इस प्रकार से माइंड प्रोग्राम डालने पड़ेंगे समाज के अंदर में, कि ये सारी चीजों को रोका जा सकता है, आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सकता है, गलत चीजों को रोका जा सकता है। लेकिन उस लेवल पे ब्रेन को तैयार करने वाले प्रशिक्षक और
रिसर्च सेंटर्स की जरूरत है। तथागत के पास में ऐसे ध्यान की बहुत सारी चीजें थी कि जो उस प्रकार से करते थे वो, मैं उसको कुछ कुछ लेवल पे स्टडी करता हूँ और मैं देखता हूँ अभी कुछ राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं वो लड़कीबाजी में लग जाते, बड़े बड़ी उनकी जिम्मेदारी होती है समाज को ये करने की। वो बोलते कि मैं रहूंगा तो आजाद कर दूंगा इस समाज को, लेकिन वो लड़कीबाजी में क्यों फंस जाते? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बुद्धिज्म की फिलॉसफी को नहीं समझा है, हमारे महापुरुषों के व्यक्तित्व को नहीं समझा है, उनके गाइडेंस को नहीं समझा है। हम कहीं ना कहीं भटक जाती एंजॉयमेंट की इसमें, हमें वो अपना लक्ष्य नहीं पता चलता है और इसीलिए हमारे आदर्श भी गलत हो रहे हैं आज के हिसाब से। तो हमारे आदर्श बहुत अच्छे होने चाहिए और इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, तो हमारा बेसिक तैयार होना चाहिए। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं पावरफुल इसलिए हूँ कि मैं सीलवान व्यक्ति हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ। बाबा साहब पर कोई ऐसा दाग नहीं है कि कोई उनको ये बोल सके कि यार ये आदमी ने इस महिला के साथ बलात्कार किया हो या ये किया हो, बल्कि उन्होंने सारे महिलाओं को प्रोटेक्शन करने का काम किया है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आदर्श हमारे बहुत पावरफुल होने चाहिए और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस लेवल पे बना है उसको लागू उससे बड़े लेवल पे करने की जरूरत है। लेवल पे तो प्रोग्रेसिव में जाना चाहिए, लेकिन अभी हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिफीट करने का काम हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की समीक्षा करो, कोई बोलते कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जो बैठा हुआ आदमी है धर्म के आधार पे इस देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आतंकवाद लाना चाहता है और वही आदमी, वही धर्म गुरु लोगों को बोलता है कि फांसी दो, क्योंकि उसके अंदर क्रोध भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है लोगों के लिए। एक तो जैसे वो पावर पे जाता है तो इस प्रकार की घटना करता है। तो इसलिए जानबूझ के फांसी वाली जो नेता अभी बात करते हैं कि फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी दे दो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं इस लड़की पे बलात्कार किया तो ये किया, तो ये लगभग फांसी वाली जो बात आ रही है ये इसलिए आ रही है कि लोग अज्ञानी है ब्रेन के मामले में, उनके पास प्रशिक्षण का कोई मॉडल नहीं है या उनके पास ध्यान के कोई ऐसे मॉडल नहीं है या ब्रेन को हाँ ठीक रखने का कोई मॉडल नहीं। तो इसलिए चित्त और मन की जो मैं बात बोल रहा था, माइंड इंद्रियों के साथ जुड़ा है मन, और चित्त सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो चित्त के अंदर में प्रोग्रामिंग अगर गलत हो गई ना तो आदमी गलत काम कर सकता है, लेकिन उसको सही प्रोग्राम देके उससे गलत काम को रुकवाया भी जा सकता है। यानी मृत्युदंड के संबंध में अनिल जी आपके विचारों को अगर कंक्लूड करें तो हम ये मान सकते हैं कि जो व्यक्ति की ब्रेन की प्रोग्रामिंग और जो उसका इन्वायरमेंट ही जिम्मेदार। हाँ मतलब मैं आपको इन्वायरमेंट में क्या बताऊं कि अभी ऐसे ऐसे शास्त्र लिखे गए धर्म के आधार पे कि उन्होंने वो हिंसा को धर्म का अंग बता दिया। बोलते आत्मा कपड़े जैसी कपड़े बदलते हैं, ऐसे लिख के रखा है महाभारत वगैरह या जो है ना गीता विता जो ग्रंथ है ऐसे लिखा गया है। उन्होंने वहां से ही चालू कर दिया मृत्युदंड। अभी शंभुक ऋषि है, धन्यवाद ध्यान कर रहे हैं। जी जी, तो हम आपके विचारों से ये मान सकते हैं कि व्यक्ति को मृत्युदंड देना सॉल्यूशन नहीं है, उसके जो संस्कार है और जो उसका पोषण हुआ है, जो उसको संस्कार मिले हैं, ये सब चीजें अगर सही रहेगी तो ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संबंध में जो दुनिया के राष्ट्र है, अलग अलग जो राष्ट्र है, उसमें आप देखेंगे कि इसमें विचारधाराएं काम करती है। विचारधारा मतलब क्या है कि आप दुनिया को 2-3 भागों में बांटेंगे तो कौन कौन सी विचारधारा काम करती है। एक मार्क्सवादी विचारधारा, एक बुद्धिज्म की विचारधारा, एक यीशु मसीह की विचारधारा, एक खास करके अभी आप देखो कि अरब कंट्रीज में इस्लाम की विचारधारा है। अब इस विचारधारा के आधार पूरी दुनिया में अधिकतर चीजें बटी हुई है और उस बटी हुई चीजों में खास करके इसको जो कंट्रोलिंग करता है या जो 200-250 देश है उन्होंने सिग्नेचर किया है, वो यूनाइटेड नेशन उसको सारी चीजें को कंट्रोलिंग करता है। कि दूसरी परिभाषा में, दूसरे परिवेश में हम देखेंगे कि पहले युद्ध हुआ करते थे ना, पहला महायुद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए, फिर उसके परिणाम लोगों ने देखे कि कितने दुष्परिणाम आए। तो फिर क्या होता है कि अभी हथियारों की होड़ चलती है दुनिया में, ये चीजें हो गई, परमाणु बम को एक्सपोर्ट करता है, सारी चीजें होती। तो दुनिया इस बात पर सोचने लग गई है कि हथियार रखना सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि अगर इसका दुरुपयोग अगर किया गया तो दुनिया नष्ट हो सकती है, कई देश बर्बाद हो सकते हैं और जो विकास है, मानवीय विकास है, वो घट सकता है, खत्म हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है। इसलिए दुनिया के लोगों ने ही, देशों ने ही यूनाइटेड नेशन बनाया। और इस तरह की हम जो चर्चा आज कर रहे हैं तो वहां पर ये प्रस्ताव अधिकतर बातें आई कि मृत्युदंड इस चीज से हटा देना चाहिए कानून से, जहां आवश्यक हो करना चाहिए ऐसी विशेष परिस्थिति में।
विशेष परिस्थिति का दर्जा दिया गया है, स्पेशल कुछ ऐसा है कि इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो उसलिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। उसका भी उन्होंने कारण दिया है जो कि खास करके कोई राष्ट्रद्रोह किया है, देशद्रोह किया है और इस लेवल का अपराधी है कि उसको दुनिया के सामने बताना है कि इसको इस तरह से मारा जाए। तो आपने देखा होगा, अभी मैंने थोड़ा उदाहरण दिया था आपको, खास करके ओसामा बिन लादेन का। यही अमेरिका ने क्या किया था कि उनको जहां जहां भी वो मिला, क्या किया, बमबारी की, वो सारी की, उनको ढूंढ के निकाल के उसको मार दिया। ऐसा ही एक उदाहरण था अरब कंट्रीज का कि उसको लाइव टेलीकास्ट देके फांसी की सजा पे, चौराहे पे फांसी पे लटकाया। तो कुछ चीजें ऐसे होती है नेशनल इंटरनेशनल, और जो देश का द्रोह करते, राष्ट्र का द्रोह करते, उनको उन लोगों के साथ, मतलब इसको एजेक्टेड हम दूसरी भाषा में बोलेंगे तो स्पेशल केसेस की तरह अपवाद जो बोलते हैं ना, अपवाद के रूप में उसको अपनाया जाना चाहिए। इसलिए दुनिया भी और देश भी सहमत है, अपवाद के रूप में अपनाया जा सकता, लेकिन रूटीन प्रक्रिया में, रूटीन चीजों में उसको नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए अधिकतर देशों का जो बहुमत है वो मृत्युदंड के खिलाफ है। आजन्म कारावास में उसको बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं उससे। और इवन कोर्ट ने अगर सजा भी दी है तो आप देखते होंगे कि सजा देने के बाद भी उसको अगर आजन्म कारावास दिया है या 14 साल की सजा दी है, तो कभी अच्छे आचरण और व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो 5 साल में छूट के आता है। ये सारी चीजें होती है और देख रहे हैं आप, सारी चीजें है। तो ये प्रोविजन है मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए। जी, जैसे आपने बताया कि कुछ कुछ जो केसेस हैं उसमें ही ऐसा निर्णय दिया जाता है। जैसे बच्चन सिंह के जो केस में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाली जो डॉक्ट्रिन थी कि जब दुर्लभ से दुर्लभ परिस्थिति आ जाएगी तब हम ऐसा फैसला लेंगे। तो बराबर। मतलब परिस्थितिगत निर्णय लिए जाते हैं ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं। सर, राष्ट्रपति से संबंधित जो अगला टॉपिक हम जिस पर बात करना चाहते हैं वो वीटो वाली जो शक्तियां होती है। 3 प्रकार के वीटो की शक्तियां हम को देखने को मिलती है। आत्यंतिक वीटो कहा जाता है, एक निलंबनकारी वीटो कहा जाता है और एक पॉकेट वीटो होता है। तो सर, थोड़ा थोड़ा इनका डिस्क्रिप्शन कि ये क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। जी सर। मैं वीटो का मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये तो मैंने तो आपको 4-5 जो कार्य गिना है, इनके अलावा, इसके अलावा कोई और कोई पावर्स की बात कर रहे हैं आप इनके? पावर्स वीटो में तो मतलब, जी मैं जी एक्सप्लेन कर पूछिए। देती हूँ। जी, जैसे हम बात करते हैं वीटो वाली पावर, वो होती है जिसमें कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो वो उसके संबंध में कौन कौन से निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि आत्यंतिक जो वीटो होता है उसमें वो एक तरीके से उस पूरे आप बहुत ज्यादा विधेयक को, सिंपल भाषा में, आम भाषा में अगर समझा जाए, आप टेक्निकल चीजों में चले गए। देखिए कि जब तक संसद में कोई कानून बनाया, तो मैंने पहले भी एपिसोड में बताया कि कोई बगैर डिस्कस और डिबेट के वो कानून पास कर लिया और उस कानून में कमियां खामियां है, जो प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तो राष्ट्रपति, देखो कानून कब लागू होता है, जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होंगे। राष्ट्रपति के जब तक सिग्नेचर नहीं होगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, कानून लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये जो उनके पास जो विधेयक आया है या कानून का ड्राफ्ट आया है और इसको सिग्नेचर करना है, भले ही दोनों सदन में पास हो गया, और उनको छानबीन कर सकता है, एक्सपर्ट कमेटी के पास रख सकता है और वो देख सकता है कि इसके पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स है उसका उल्लंघन होता है, तो उसको वापस भेज सकता है, दोबारा कर सकता है। तो ऑलरेडी पावर है उसके पास। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पिछली बार भी हमने चर्चा की कि वो तो ब्लाइंडली साइन करके दे देते हैं। अगर मैंने ऐसे बहुत सारे कानून का उदाहरण दे सकते हैं कि संविधान के खिलाफ अगर हम गिनाएंगे 91 से जो पॉलिसी लागू की गई है, क्या पॉलिसी लागू की है 91 में, जिसको अभी कुछ दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति मरे, क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह, उनको बहुत बड़े लोग अर्थशास्त्री, ज्ञान शास्त्री, बहुत कुछ पदवी देते हैं। ठीक है, अच्छी व्यक्ति थे, अच्छी बात थी, लेकिन पॉलिसी के मैटर में देखा जाए तो उन्हीं की सरकार ने सबसे ज्यादा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लागू किया, सेज लागू किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लागू किया। तो ये जो इस तरह की कानून लागू किए जो संविधान के साथ वो बातें हुई। दूसरा अभी कानून है सवर्णों के लिए 10% रिजर्वेशन की बात हुई, ये संविधान के विरोध में है, वो लागू कर दिया। जबकि संविधान क्या बोलता है, किसके लिए ये कानून बनना चाहिए? जो एजुकेशनली या सोशली बैकवर्डनेस है, जो कमजोर तबका है, उसके लिए लेकर होना चाहिए। और क्या है दोहरा कानून का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि पिछड़े वर्ग के लिए बोलते
8 लाख का अगर उनका इनकम है सालाना, तो वो बोलते हैं आप क्रिमिनल में आएंगे। और 10% जिसको आरक्षण कर दिया लागू सवर्णों के लिए, उनको क्या बोलते हैं, 8 लाख का जो उनका इनकम उनको गरीब बोल दिया। तो ये दोहरी नीति थोड़ी है, कानून संविधान में दोहरी नीति नहीं लागू हो सकती ना। और फिर अगर आपको लागू भी करना है तो गरीब तो कोई जाति देख के गरीब नहीं होता है ना। गरीब तो सबसे हमारा SC OBC माइनॉरिटी के लोग सबसे ज्यादा गरीब है। लेकिन कानून ने क्या बना दिया, उन्होंने सवर्णों को गरीब बना दिया, ब्राह्मणों को गरीब बना दिया। वो भी 8 लाख वाला गरीब है और इधर 8 लाख वाला क्रिमिनल है। तो ये जो चीज है, दूसरी बात लागू की, जो संविधान मतलब जो जो आरक्षण लागू किया वो वर्टिकल लागू कर दिया। ओरिजेंटल होना चाहिए, ओरिजेंटल में तो सभी लोग आएंगे। बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटी बात है। तो इन चीजों को, ये सब चीजें लागू करते समय राष्ट्रपति को देखना होता है कि जो ड्राफ्ट उनके सामने आया, जो विधेयक आया, इसके क्या परिणाम है, क्या चीजें होंगी। लेकिन वही जो रानी जी ने कहा ना कि ये जो रबर स्टैंप है, ये गुलाम लोग हैं, जिन पार्टी के लोग बनाए जाते हैं, वो सिंपली साइन कर देते हैं, अपने संवैधानिक पदों का उपयोग नहीं करते कि उनके पास क्या पावर है उसका यूज नहीं करते। इसलिए देश को उसका नुकसान हो रहा है। हम कितनी भी अच्छी बातें कर ले, लेकिन अच्छा व्यक्ति जब तक नहीं पहुंचता उस पदों पर, तब तक उसका कोई मायना नहीं है। इसलिए वो KR नारायण जी का नाम आता है बार बार, एक ही राष्ट्रपति अच्छा होगा, नहीं तो बाकी सब रबर स्टैंप है। नहीं, कुछ समय तक तो नहीं रख सकते हैं, कुछ समय तक रख सकते हैं, विचार विमर्श मंगा सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन जो संविधान के एक्सपर्ट है उससे और सलाह ले सकते हैं, और उसमें त्रुटि है तो वापस भेज सकते हैं, दोबारा पास करने के लिए बोल सकते हैं। वो पावर है उनके पास ये सारी चीजें का, लेकिन पावर करते नहीं है। कोई भी राष्ट्रपति ने अभी तक वो पावर किया नहीं, खाली सिग्नेचर हो गए, पास हो गया विधेयक। विधेयक तो छोड़ो, कोई अध्यादेश बगैर डिस्कस और डिबेट के मंत्रिमंडल ने कोई अध्यादेश लाया। अध्यादेश किसको बोलते हैं, जो 6 महीने के लिए इमरजेंसी के काल में होता है, जब संसद का सत्र चालू नहीं होते, कोई भी संसद का सत्र चालू नहीं है, मंत्रिमंडल ने घोषणा कर दी, ड्राफ्ट बना दिया, राष्ट्रपति उसको 6 महीने के लिए लागू कर दिया, अध्यादेश होता है। वो अध्यादेश को भी कई बार बढ़ाने का प्रयास किया है। अध्यादेश तो स्थिति के लिए प्रोविजन दिया गया है ना, कि आपके देश में कोई इमरजेंसी काल है, कोई ऐसी परिस्थितियां है, तो उस समय आप उसका कानून का रूप ले सकते हैं। लेकिन उसका लिमिटेशन होता है, 6 महीने के अंदर आप उसको संसद में कानून पारित करवा के प्रॉपर बहुमतों से उसको कानून बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के इन शक्तियों का, इन चीजों का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है हमारे देश के अंदर, और खासकर ये पार्टियां कर रही है, जो मनोवादी विचारधारा, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग ज्यादा उस तरह का कर रहे हैं। संविधान क्या कहता है, जितनी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो क्या उस लेवल पे हमारे लोगों की भागीदारी है? नहीं है। और दूसरी बात, अगर हमारे लोग है भी, कहीं जजेस है या कोई अधिकारी है या कोई उस लेवल के लोग है। अभी एक उदाहरण चल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर का, आप सुन रहे हैं, गृह मंत्री होकर अपमान कर रहे हैं, संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं, देश के क्या बवाल चल रहा है। अगर यही बात अगर हम 101 सांसदों को पर लागू करें, तो ये तो पक्के गुलाम है ना उनके। चाहो तो वो उतना लिख के दे दे, तो फिर आप किसको बोलेंगे? हम लोग ठीक है, मनोवादी को बोले, ब्राह्मणवादी बोले, पर ये लोग कौन से हैं? ये तो अगर समाज से गए हैं ना, लेकिन ये तो पक्के गुलाम बने हुए लोग हैं ना उन पार्टियों कर। उनके चाहो तो अगर उनकी बाबा साहब के साथ इतनी प्रेरणा होती, आस्था होती और उसकी मान्यता होती, तो वो लोग उनको लिखते, दबाव बनते या विड्रॉ की धमकी देते, तो वो सरकार आज गिर जाती, वो इस्तीफा दे देता। इतना बड़ा आंदोलन समाज को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 131 से ही काम हो जाता। चुने हुए प्रतिनिधि है ना ये, अगर अपने सही उसका इस्तेमाल कर लेते। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है, इसलिए जनता को आंदोलन सड़क पे उतरना पड़ रहा है। तो आज के जो एपिसोड में हमने बहुत सारी चर्चा राष्ट्रपति के बारे में भी की, और एक तरीके से हमारी जो चर्चा है वो कानूनी भी होती है और फिलोसॉफिकल भी होती है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो अनिल जी हमारे साथ जुड़े, अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलिंद जी, आप भी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं, संविधान की जो सीरीज है, संविधान के बारे में लोगों को इससे जानकारी मिलेगी, और आशा करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है उनको हेल्प करेगा, उनके जो निर्णय होते हैं उनको परिवर्तित करने में। क्योंकि एक तरीके से जब हम किसी चीज को जान लेते हैं, तो हमारे जो निर्णय होते हैं उस पर को झलकने लगता है। तो जो व्यक्तित्व चेंज होता है लोगों का, वो ज्ञान से होता है, और ये जो सीरीज है उसमें जरूर भूमिका निभा रही है। तो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज सर का बहुत बहुत आभार, हमारे ऑर्गेनाइजर मेघनाथ सिंह जी का बहुत आभार, और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए अब तक देख रहे हैं और
उनको बहुत कुछ सीखने को इससे जरूर मिला होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वॉइस ऑफ मानवता आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.